आप सभी का एचपीएच क्लासेस में स्वागत है। मैं अजीत कुमार। जैसा कि मैंने आपको कल सॉइल मैकेनिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, अब जो है जितनी भी सारी चीज़ें मैं पढ़ाई थी वो एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद पुनः हम जो है उसके आगे चलते हैं। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि मृदा यांत्रिकी क्या होती है, ठीक है, मृदा क्या होता है, अवमृदा क्या होता है, चट्टानों का अपक्षय क्या होता है, चट्टानों के अपक्षय के कौन कौन से कारक हैं, ये मैंने बता दिया था। जैसे आपका भौतिक कारक होता है, दूसरा रासायनिक कारक होता है, ये सारी चीज़ें बता दी थी। अब जो है आपका भूवैज्ञानिक क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं जियोलॉजिकली क्लासिफिकेशन, हिंदी में से कहा जाए तो भूवैज्ञानिक का वर्गीकरण। वर्गीकरण के आधार पे जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है रिसीडुअल सॉइल, जिसको हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट मृदा, अवशिष्ट मृदा, और ट्रांसपोर्टेड सॉइल को कहते हैं परिवहन यो निक्षेपण मृदा। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि अवशिष्ट मृदा क्या होता है। अवशिष्ट मृदा में आप देखेंगे कि जैसे हम हुआ क्या है, चट्टानों के टूटने के कारण जो होता है, जो कण होता है वो किन्हीं आंधियों के माने बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनके माध्यम से परिवहन, जो चीज़ें हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, जो है बर्फ़ के माध्यम से दूर चली जाती हैं, तो उनके वो जाने के बाद जो वहाँ पे अवशेषित बच जाती हैं, जो मृदा अवशेषित बच जाती है, माने बहने के बाद जो है जो मृदा अवशेषित हो जाती है, ऐसी मृदा को हम अवशिष्ट मृदा कहते हैं। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप जान लीजिए परिवहन और निक्षेपण मृदा क्या होती है। तो परिवहन और निक्षेपण मृदा ये होती है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, चट्टानों को, चट्टानें निम्नलिखित कारणों से क्या होता है कि यहाँ की मृदा दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, माने एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती हैं, तो इस प्रकार की मृदा को हम कहते हैं स्थानांतरित मृदा। तो देखिए किन किन कारणों से जो होती है मृदा का स्थानांतरण होता है। तो पहले हम बात करेंगे वाटर, जो आपके जल के कारण जो होता है वो मृदा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। देखिए किस तरीके से होता है। अब होता क्या है कि चट्टानों क्या होते हैं, चट्टान जब वर्षा होती है तो वर्षा में क्या होते हैं, वर्षा के कारण जो होती हैं, जो जमीन पे मिट्टियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं पानी के साथ, और घुलने के कारण क्या होती है, पानी बहने लगता है, और पानी के बहने के साथ साथ क्या होती है, मृदा भी दूर तक बहकर चली जाती है। तो इसके कारण जो होता है आपके एक स्थान से मृदा दूसरी स्थान पर चला जाता है। तो देखिए जाने के कारण जो होता है उनका नाम ना अलग अलग रखा गया। जैसे कुछ बहने के बाद नदियों के पानी में इकट्ठा हो जाती हैं, कुछ झीलों में जाके इकट्ठा हो जाती हैं, और कुछ समुद्रों में जाके इकट्ठा होती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि मृदा का परिवहन जो है इन तीनों के माध्यम होता है, और मिट्टी जाकर अलग अलग स्थानों पर एकत्रित होती हैं, जिसको हम निक्षेपण कहते हैं। माने एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान पर जाकर एकत्रित ही होना क्या कहलाता है, आपका निक्षेपण कहलाता है, और जाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एलोवियल सॉइल, एलोवियल सॉइल क्या होता है, जो नदियों के कारण, जो नदियों के कारण माने जो पानी होता है, पानी बहकर अगर नदियों में चला जाता है तो जो गंदगी उसके साथ घुली जाती है, जो धूल कण वगैरह घुले रहते हैं, वो पानी नदियों में इकट्ठे हो जाते हैं। नदियों में धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो पानी के कण अवसादित हो जाते हैं, और पानी जो है वो धीरे धीरे जो है स्वच्छ हो जाता है। तो जो नीचे जो मृदा थी वो नीचे बैठ जाती है, तो उस मृदा को हम क्या कहते हैं, एलोवियल सॉइल, जिसको हिंदू में कहा जाता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कहने का मतलब ये है कि नदियों के द्वारा जो पानी का, जो मृदा के कण अवसादित होते हैं, उस मृदा को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब दूसरी बात करते हैं झील के कारण। देखिए झील के कारण किस तरीके से जो है मृदा का अवशोषण, झीलों के कारण जो होता है, माने जो पानी के माध्यम से झीलों में मृदा जाकर एकत्रित होती है, उस मृदा को हम कहते हैं लोकेस्ट्रियन सॉइल, जिसको हिंदी में कहते हैं सरस्य मृदा। सरस्य मृदा।
तो हमने आपको ये बताया कि जो झीलों के कारण जो मृदा पानी में एकत्रित होती है उस मृदा को हम क्या कहते हैं, सरस मृदा कहते हैं। अब देखिए मैरीन सॉइल क्या होती है, जो समुद्रों में, माने जो पानी हमारा बहकर समुद्रों में चला जाता है और समुद्रों में जो मृदा घुलित होती है, वो घुलित होने के बाद वो धीरे धीरे अवसादित हो जाती हैं। तो समुद्रों में जो मृदा अवसादित होती है उस मृदा को हम कहते हैं मैरीन सॉइल, जिसको हिंदी में कहा जाता है समुद्री रूढ़ मृदा, समुद्री रूढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। तो हमने आपको बताया कि जल के कारण 3 तरीके से जो है वो मृदा का अवसादन होता है। पहला आपका नदी के कारण, झील के कारण और समुद्र के कारण। तो नदी के कारण जो मृदा का जो है अवसादित होते हैं जो मृदा, उसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। झील में जो मृदा का अवसादन होता है उसको हम सरस मृदा कहते हैं, और जो समुद्रों में अवसादन होता है उसको हम समुद्री रूढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। तो जल के कारण हमने देख लिया कि किस तरीके से 3 तरीके से अलग अलग अवसादन के कारण, माने अलग अलग स्थानों पे अवसादन के कारण उनके नाम जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। नदी के कारण जलोढ़ मृदा हो गई, झील के कारण सरस मृदा हो गई और समुद्री के कारण समुद्र रूढ़ मृदा हो गई है। अब दूसरी बात करते हैं ग्लेशियर के कारण। देखिए ग्लेशियर के कारण क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि पर्वतों पे बहुत ही जो है क्षेत्रों में पर्वतों पे बर्फ़ इकट्ठी होती है, माने बर्फ़ जमी होती है, और बर्फ़ जमी होने के कारण क्या होता है, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है वो क्या होती हैं, धीरे धीरे गलने लगती हैं। तो गलने के कारण क्या होती हैं, वो अपने साथ जो है कुछ मिट्टी जो है वो बहाकर लेकर चली जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो मिट्टी चली जाती है। तो एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर मृदा जाती है तो जाने के बाद होता क्या है कि वो जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमने कहा कि मृदा के कण क्या होते हैं, जब बहते रहते हैं तो कुछ बर्फ के टुकड़े बीच में ही रुक जाते हैं। कहने का मतलब है जब चट्टानों से जब जो है बर्फ पिघल कर गलने लगता है तो जो छोटे छोटे कण होते हैं बर्फ के टुकड़े वो बीच में ही रुक जाते हैं। कहीं मृदा के खुरदुरा के कारण जो होता है बर्फ एक स्थान पे रुक जाता है रंध्र के कारण, तो उस तरीके से जो मृदा जो बर्फ रुकता है उसको हम कहते हैं ग्लेशियल टील, जिसको हम कहते हैं हिमानी टील। माने बर्फ का रुकना ही क्या कहलाता है, आपका हिमानी टील कहलाता है। आपसे ये छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जो होते हैं वो जो है चट्टानों से पिघलते समय बीच में ही रुक जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं हिमानी टील। और जो मृदा होती है वो मृदा जो बहकर जो है दूसरे स्थान पर चली जाती हैं या एकत्रित हो जाती हैं, उस तरीके की मृदा को हम कहते हैं जो है हिमानी रूढ़ मृदा, हिमानी रूढ़ मृदा। तो इन नाम के साथ, इस नामों के साथ जाना जाता है। अब देखिए हवा के कारण किस तरीके से मृदा का परिवहन होता है या स्थानांतरित होती हैं। जब आंधियाँ चलती हैं, आंधी के कारण क्या होते हैं कि बहुत सारे धूल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो जाने पे कारण क्या होती है कि वो कुछ छोटे कट जाते हैं और कुछ बड़े कट जाते हैं। तो जो छोटे कट जाते हैं, पहले तो हवा के कारण जो भी मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं उस मृदा को हम कहते हैं एवोलिन सॉइल, जिसको हिंदी में कहते हैं वातज मृदा, वातज मृदा। तो हवा के कारण जो मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है और उसका अवसादन होता है, उस प्रकार की मृदा को हम वातज मृदा कहते हैं। अब देखिए वातज मृदा 2 प्रकार की होती है, लॉसेस होती है, दूसरा सैंड ड्यून्स होता है। लॉसेस में वो मृदा आती है जो बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, जिनकी साइज लगभग 0.06 mm होती है। कहने का मतलब है बहुत छोटे छोटे कण जो है वो धूल से उड़ के कारण एक स्थान से काफ़ी दूर चले जाते हैं और वहाँ पर जैसे ही आंधियाँ समाप्त होती हैं वो एक स्थान गिरकर, ग्रेविटी के कारण गिरकर जो है एकत्रित हो जाते हैं। तो उस तरीके से जो आपके सॉइल्स होते हैं, जो भी मृदा होती है, उस मृदा को हम कहते हैं जो है लॉसेस मृदा। इसको हिंदी में कहते हैं पवन रूढ़ मृदा, पवन रूढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। तो हमने आपको बताया कि जो एलुवियल सॉइल जो वातिज मृदा होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक आपका लॉसेस मृदा होती है जिसको हम पवन रूढ़ मृदा कहते हैं, जिसमें बहुत ही माइनरी कह सकते हैं आप, बहुत छोटे छोटे कण जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे एकत्रित होते हैं। दूसरा जो है आपका वो सैंड ड्यून्स होता है। सैंड ड्यून्स क्या होता है, जब बड़े बड़े कण
जब बड़े बड़े कण क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, जिसको हम कहते हैं, जैसे आप बालू कह सकते हैं और बजरी कह सकते हैं। तो ये कण जब आंधियों के साथ, जब तेज हवाएं चलती हैं तो उनके साथ जो है हवा के साथ उड़कर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो हवा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो हमने आपको बताया अभी कि छोटे जब कण होंगे, जब 0.06 mm से छोटे होंगे तो उसको पवन रूढ़ मृदा कहेंगे, और जब उससे बड़े कण होंगे अर्थात आपके बालू के कण हों, बजरी के कण हों, बड़े बड़े आकार के कण हों, तो उस कण को हम कहते हैं सैंड डून्स, जिसको कहते हैं डिब्बा रेत। हिंदी में कहा जाता है इसको डिब्बा रेत के नाम से जाना जाता है। समझ रहे? तो हमने आपको ये बताया कि जो है आपके हवा के कारण जो है दो प्रकार की, एक लॉसेस होते हैं, दूसरा आपका सैंड डून्स होता है। अब आप इसके बारे में ग्रेविटी के बारे में जान लीजिए। ग्रेविटी के कारण किस तरीके से जो है मृदा का एक दूसरे से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होती है। तो यहाँ ग्रेविटी जो है, अब गुरुत्व के कारण हमने आपको बताया था कि जो बड़े बड़े कण होते हैं हवा में एकत्रित उड़ते रहते हैं, तो जब उनका भार अत्यधिक होता है, जैसे ही हवा का प्रभाव कम होता है, बड़े बड़े कण क्या होते हैं, आसानी से नीचे की ओर लुढ़क जाते हैं। लुढ़कने के कारण एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि इस पर जो है वो गुरुत्व बल का प्रभाव पड़ता है। तो बड़े कण जो है जब कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे पर्वतों के कारण भी गिरने से क्या होता है कि बड़े कण गिरते हैं और धीरे धीरे नीचे चले आते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले आते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं तो इनके कारण भी क्या होता है कि मृदा एक जगह एकत्रित होती है। तो उस मृदा को हम कहते हैं कोलोवियल सॉइल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कोलोवियल सॉइल, और इसको हिंदी में जो है गुरुत्व मृदा के नाम से जाना जाता है। गुरुत्व मृदा के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको एक बार बताया, आप फिर से एक बार सुन लीजिए। मैंने आपको बताया जल के कारण, जल जो होता है वो नदी, झील और समुद्र में जो है अलग अलग मृदा का अवसादन होता है, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। पहला जो नदी के कारण जो मृदा का अवसादन होता है उसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। जो झीलों के कारण मृदा का अवसादन होता है उसको हम सरस मृदा कहते हैं, और जो समुद्रों के कारण होता है उसको समुद्री रूढ़ मृदा कहते हैं। और ग्लेशियर, अब बर्फ के कारण जो, या हिम कह सकते हैं आप, हिम के कारण जो मृदा का अवसादन होता है दो तरीके से होता है। पहले तो मृदा का जो अवसादन होता है उसको हम हिमानी रूढ़ मृदा कहते हैं, और जो बर्फ का अवसादन होता है उसको हम हिमानी टील कहते हैं। उसके बाद हमने देखा एयर के बारे में। एयर के माध्यम माने हवा के कारण जो मृदा का स्थानांतरित होता है उसको हम वातज मृदा कहते हैं, और ये वातज मृदा दो प्रकार का होता है। पवन रूढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है, डिब्बा रेत के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से, और ग्रेविटी के आधार पे देखा जाए तो ग्रेविटी के आधार पे जो मृदा का अवसादन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है मृदा जाती है, उस मृदा को हम कहते हैं गुरुत्व मृदा। एक बार आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इसके बाद हम आगे बताते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो होती है वो किस तरीके से होती है, मृदा का परीक्षण तथा निक्षेपण किस किस पे आधार पे होता है। तो अब देखिए जो है जियोलॉजिकली क्लासिफिकेशन में मैंने आपको ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में बता दिया, परिवहन तथा निक्षेपण के बारे में बता दिया। अब आप रेसिडुअल सॉइल के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर इसके पहले हम आपको ये सारी रेसिडुअल सॉइल के बारे में बताते तो आपको कम समझ में आता, लेकिन अब आपको पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए रेसिडुअल सॉइल क्या होती है, अवशिष्ट मृदा जो है, अवशिष्ट मृदा, अभी हमने आपको ट्रांसपोर्टेड सॉइल में बताया कि जो मृदा के कण क्या होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है चले जाते थे, और उसको हम क्या कहते थे, परिवहन या स्थानांतरित मृदा या निक्षेपित मृदा कहते थे। वो अलग अलग के कारण होता था, वायु के कारण होता था, जल के कारण होता था, गुरुत्व के कारण होता था, और हिम के कारण होता था। तो अब रेसिडुअल सॉइल में अवशिष्ट मृदा कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती ही नहीं और वहीं पर वहीं क्या हो जाती है, अवशेष के रूप में एकत्रित रहती है। माने कहने का मतलब है, आप अगर साधारण भाषा में समझते हैं, जैसे धूल के कण हैं मृदा, और जैसे ही आंधी चली धूल के कण उड़ जाते हैं, और जो मृदा बच जाती है उसी को हम कहते हैं रेसिडुअल सॉइल, अवशिष्ट मृदा। माने जो इन कारणों से, जैसे जल के कारण, हिम के कारण, गुरुत्व के कारण और वायु के कारण बहकर दूसरे स्थान पे नहीं जाती, उसी स्थान पर स्थिर रहती है, उस प्रकार की मृदा को हम कहते हैं रेसिडुअल सॉइल, जिसको कहते हैं अवशिष्ट मृदा। ये अवशिष्ट मृदा क्या होती है, अवशिष्ट मृदा जो होती है वो चट्टान के रूप में भी हो सकता है। अवशिष्ट मृदा का कहने का मतलब है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा, अवशिष्ट मृदा ये डिपेंड करता है, जैसे हम क्या करें, इसको अगर छन्नी से लेकर आप इसको छानने का प्रयास करेंगे तो ये टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा।
रहेगा। जितनी देर आप छानेंगे अवशिष्ट मृदा को उतनी ही ज़्यादा कण आपको प्राप्त होंगे। तो ये किस पर निर्भर करता है, जो है वो समय के आधार पर निर्भर करता है कि जितने देर तक हम क्या करते हैं उससे मृदा को छानेंगे उतना ही ज़्यादा सॉइल हमको प्राप्त होगी। तो अवशिष्ट मृदा के इंजीनियरों को अवशिष्ट मृदा का अध्ययन जरूर करना चाहिए। होता क्या है कि जो भी सारी चीज़ें होती है, जब हम जाते हैं टेस्ट करने तो सबसे पहले परिवहन तथा निक्षेपण जो ऊपर की मृदा होती है उसी का टेस्ट कर लेते हैं और अंदर की जो मृदा रहती है उसका टेस्ट ही नहीं करते हैं। तो जब आप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उस समय हमें क्या होती है कि प्रॉब्लम होने लगती है कि हम केवल ऊपरी परतों के ही मृदा का अध्ययन किए हैं, भीतरी परतों का मृदा का अध्ययन नहीं किए। तो इसका मतलब आपके जो ऊपरी परत होते हैं उनको अगर आप निकाल देते हैं या वे धूल के कारण उड़ जाती हैं तो ये आपके जो अवशिष्ट मृदा जो नीचे बसती है वो आपकी अवशिष्ट मृदा कहलाती है। अब देखिए हमने आपको बता दिया जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपका रेसिडुअल सॉइल अवशिष्ट मृदा और ट्रांसपोर्टेड सॉइल दो प्रकार के थे। अब देखिए जियोलॉजिकली क्लासिफिकेशन जो है वो किसका पार्ट था, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल का पार्ट था। अब दूसरा पार्ट क्या है आपका, दूसरा पार्ट है बेस ऑफ द इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन, माने इंजीनियरिंग के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। तो इंजीनियरिंग के आधार पर मृदा का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 3 तरीके से किया गया है। पहला आपका कोहेंशन लेस सॉइल जिसको हम कहते हैं संजनहीन मृदा, संजनहीन मृदा, और दूसरा जो होता है आपका कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव लेस सॉइल होता है जिसको हम कहते हैं ससंजन मृदा। और तीसरा आपका होता है कोलाइडी सॉइल। कोलाइडी सॉइल्स ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है कोलाइड्स मृदा। तो एक एक करके हम समझेंगे कि आपका जो है ससंजनहीन मृदा क्या होते हैं, ससंजन मृदा क्या होते हैं और कोलाइड मृदा क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं ससंजन मृदा। ससंजन मृदा देखिए क्या होता है, ससंजनहीन मृदा जो होते हैं जब कण क्या होते हैं बड़े आकार के होते हैं। जब हम क्या कहते हैं, जब कण, जैसे हमने आपको, आप समझिए पहले, जैसे हम क्या करते हैं मृदा को, बालू को लेते हैं और उसमें आप पानी मिला दीजिए। पानी मिलाने के बाद क्या करिए, आप मुट्ठी बांधिए। मुट्ठी बांधने के बाद आप उसको खोलिए तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि मुट्ठी बांधते समय तो ये कण पास पास आ गए थे, लेकिन जैसे ही मिट्टी हमने अपना मुट्ठी खोला वैसे ही वे कण क्या हो गए, दूर दूर हो गए, माने आपस में फिर से फैल जाते हैं। इसका मतलब है कि किसी वो मृदा जब हम उसको जो है मुट्ठी में पानी डालकर अगर उसको लेप बनाएं, पेस्ट बनाकर उसके ठोस के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो वो न हो, माने जो आप बहुत बड़े कण होने के कारण क्या होते हैं ये आपस में नहीं जुड़ते, इनके बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। इसके अंतर्गत जैसे आपका बालू, बजरी और कंकड़, ये जो सारे मृदा होते हैं ये सारे मृदा क्या होते हैं, ससंजनहीन मृदा होते हैं। ये इन पर जो है गुरुत्वीय बल का प्रभाव पड़ता है, गुरुत्वीय बल के कारण, और जो है इनके आपस में मास द्रव्यमान जिसको कहते हैं संयंत्रीय ऊर्जा, दो बलों का प्रभाव ससंजन मृदा पे पड़ता है। पहला आपका गुरुत्व बल का मान, और दूसरा जो होता है आपका वो संयंत्रीय मृदा का। जो ससंजनहीन मृदा के बारे में बात करें, जैसे बालू, बजरी, कंकड़, ये सारे जो होते हैं वो संजनहीन मृदा होते हैं। और इन मृदा के क्या कारण होते हैं, आपस के कण जो है आपस में पानी डालने पर, इनको जो है मुट्ठी बांधने पर ये आपस में नहीं जुड़ते हैं, तो ऐसी मृदा को हम कहते हैं ससंजनहीन मृदा। दूसरा आपका होता है कोहेसिव सॉइल जिसको हम कहते हैं ससंजन मृदा। देखिए ससंजन मृदा की जो साइज होती है वो ससंजन मृदाओं के साइज से कम होती है। आप कह सकते हैं कि जो ससंजन मृदा के कण होते हैं वो ससंजन मृदा से छोटे होते हैं या सूक्ष्म होते हैं। ससंजन मृदा की वो सॉइल होती है जिसको हम क्या करते हैं, अगर आप इसको पानी डालकर इसको लेप बनाकर अगर मुट्ठी में बांधते हैं तो मुट्ठी के आकार का रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात इनके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक जो है अपनी एक संरचना प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से मृदा को हम कहते हैं ससंजन मृदा, जिसमें क्या जो कण आपस में जुड़ जाएं उस मृदा को, उस कण को हम क्या कहते हैं, उस मृदा को हम कहते हैं ससंजन मृदा। दूसरा आपका होता है कोलाइडी मृदा। कोलाइडी मृदा कौन कौन सी होती है, देखिए आप कोलाइडी मृदा की जो साइज होती है वो कितनी होती है, आपके 2 × 10⁻³ mm होता है। इसका मतलब है कि
बहुत ही छोटे कण जिसको हम कहते हैं अत्यंत सूक्ष्म कण। अत्यंत सूक्ष्म कण, इसकी साइज आप देख रहे हैं 2 × 10⁻³ mm है। इसका मतलब है कि ये हमारे लगभग माइक्रोन के समान है। तो इतने छोटे कण हैं जो ये क्या करते हैं, इन पर कोई भी गुरुत्वीय बल काम नहीं करता, ये हवा में ऐसे ही उड़ते रहते हैं, इन पर गुरुत्व बल का प्रभाव नगण्य होता है। इन पर जो है वो सरफेस का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? सरफेस का। सरफेस का मतलब है कि ये बहुत ही छोटी छोटी, अगर आप देखेंगे तो पत्तियों के भांति होते हैं, छोटी छोटी, अगर बहुत छोटी और पत्तियों के भांति होते हैं, जिसको हम कहते हैं कोलाइडी कण। ये जो कण होते हैं उस कोलाइडी कण कहते हैं, और इस प्रकार की मृदा को हम कोलाइडी मृदा कहते हैं। इनकी साइज जो होती है वो 2 × 10⁻³ mm से कम होती है, इससे अत्यधिक नहीं होती। ये जो होते हैं, ये कण जो होते हैं वो हवा में ऐसे ही उड़ते रहते हैं, माने खुले हवा में ऐसे ही वो हवा में जो है वो चारों तरफ जो है उड़ते रहते हैं और चारों दिशा में पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये कोलाइडी कण पे गुरुत्व का प्रभाव नहीं पड़ता है, और इस पर जो है वो उसके सरफेस एरिया का प्रभाव पड़ता है, जिसको हम कह सकते हैं सतह एरिया जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है, माने बहुत ही कम होती है। और उनके कारण क्या होते हैं, ये कण जो होते हैं वो आसानी से जो है हवा में जो है दूर दूर, या आप इसमें पानी डालेंगे तो ये पानी के ऊपर ही जो है वो, जैसे हमने क्या किया कि कोलाइडी कण को जो है, जैसे आप कोलाइडी कण का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा टूथपेस्ट को अगर आप निकालते हैं तो उसका जो विलयन निकलता है वो एक प्रकार से कोलाइडी विलयन है, क्योंकि अगर उसके कण बहुत छोटे छोटे हैं और इसमें पानी डालने पर ये क्या करते हैं, वे पानी में घुल जाते हैं और दूर दूर फैल जाए, माने द्रव। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो कोलाइडी विलयन द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और पानी अगर कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक जो है पेस्ट बना लेगा। तो इस तरीके से जो है वो कोलाइडी कण होते हैं। हाँ, तो देखिए हमने आपको जो है आज बताया कि जो है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, उसमें 2 प्रकार की सॉइल हमने बताई, एक जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया और दूसरा जो है बेस ऑफ द इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन बताया। तो ये दोनों प्रकार हमने बताए, और ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है आज आप पढ़ लीजिए, और ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। आप कोलाइडी विलयन के साइज़ जो है उसको आप याद रख लीजिएगा कि इससे कम ही कण ही कोलाइडी, इनकी साइज़ जो होती है 2 × 10⁻³ mm से कम ही ये कोलाइडी कण ही माने जाते हैं। अगर इससे अधिक होता है तो वो किस में आ जाते हैं, ससंजन मृदा के अंतर्गत आते हैं। अगर इससे भी बड़े होते हैं, इसमें जो होते हैं आपके 2 mm से अधिक साइज के जो कण होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, संजनहीन मृदा कहलाते हैं। और 2 mm से कम, 2 mm से लेकर 2 × 10⁻³ mm तक के जो कण होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ससंजन मृदा कहलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये आपके एसएससी जेईई एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत, इसके पहले जो मैंने आपको बताया कि नदियों के कारण, झीलों के कारण, वायु के कारण जो मृदा का अवसादन होता है उनको किन किन नामों से जाना जाता है, ये सब भी एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में बहुत पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कई बार पूछी गई हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आगे आपको एसएससी जेईई का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, साथ में आप डिप्लोमा के लिए भी अच्छी सारी चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अब इसके आगे जो है हम कल जो है पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए जो है बस क्लास जो है यहीं पे रोक देते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।